हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर अपने यूट्यूब चैनल चंदन केसरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पौधों में लैंगिक जनन, वीडियो नंबर 6 है आपका। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पुष्प क्या होते हैं, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प का नर युग्मक कौन सा होता है, नर भाग कौन सा होता है, पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है, पुष्प के नर युग्मक को क्या कहते हैं, पुष्प के मादा युग्मक को क्या कहते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, इन सब बातों में जो है हम लोग ठीक है बात किए थे। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग आज पढ़ेंगे पुष्प के लैंगिक है ना भाग के बारे में, उमंग के बारे में, जायांग के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं पुमंग के बारे में। ठीक है, पढ़ने वाले हैं पुमंग के बारे में। पुमंग को कहते हैं एंड्रोइसियम कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एंड्रोइसियम बोलते हैं। ठीक है, एंड्रोइसियम जो होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था, एंड्रोइसियम कुछ इस तरह का था। एक पुष्प में लगभग कई ठीक है आपका पुमंग हो सकता है। ठीक है, पुमंग में जो होते हैं उसके दो भाग होते हैं। जैसा कि आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था ना, इसको हम लोग कह रहे थे कि क्या कह रहे थे, इसको हम तंतु कह रहे थे और इसको कह रहे थे हम लोग पराग कोश कह रहे थे। ठीक है, तंतु को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, पराग कोश को कहते हैं एंथर बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? एंथर बोलते थे। इसी के अंदर जो है परागकण होते थे। अब परागकण जो है इसमें बनते थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो कहते हैं कि परागकोश में जो होता है या पुमंग में दो भाग होते हैं, एक होता है तंतु, एक होता है परागकोश। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ठीक है तो एक पुमंग में, ये आपका पुमंग है ना, एक पुमंग में दो ठीक है पॉलन सैक होते हैं या परागकोश होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक पुमंग में दो प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं इसको, या कह सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं पालियाँ। क्या बोलते हैं? एक पुमंग में कितने होते हैं भाई? ये आपकी क्या हो गई? दो पालियाँ हो गई। ठीक है, प्रत्येक पाली में जो होता है दो चैम्बर होता है। ऐसा करके मान लीजिए एक में कितने चैम्बर होते हैं? दो चैम्बर। देखिए मैंने ये बना रखा है, ये चैम्बर होते हैं। एक पाली मान लीजिए इधर वाली हो गई, एक पाली इधर वाली हो गई, और इसके अंदर यहाँ पर ठीक है यहाँ पर पाया जाता है संयोजी उत्तक। क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है संयोजी उत्तक पाया जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, संयोजी उत्तक जो होता है दोनों पालियों को आपस में जोड़े रहता है, और दोनों पालियाँ जो होती हैं यही आपका है, ये आपका संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये क्या आपका है? संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये आपका संयोजी उत्तक हो गया। संयोजी उत्तक में जो होता है एक पाली में दो चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? एक पाली में कितने चैम्बर भाई? ये आपका चैम्बर हो गया। ठीक है, हिंदी में इसको प्रकोष्ठ कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रकोष्ठ कहते हैं। एक पाली में दो चैम्बर, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक परागकोश के अंदर कितने चैम्बर होते हैं या पाली कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। बात समझ में आ गया? इसी को हम लोग को लिखना है। पुमंग जो होता है यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, पुमंग पुष्प का ठीक है पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, पुष्प का क्या होता है? नर भाग होता है। ठीक है, पुमंग के दो भाग होते हैं। आधारीय भाग को तंतु या पराग तंतु कह सकते हैं। आप ऐसा बोल लीजिए पराग कोश। ठीक है, पराग कोश तंतु। ठीक है, इसको हम फिलामेंट बोल दे रहे हैं।
या पॉलन ग्रेन फिलामेंट भी बोलेंगे, ठीक है, या एंथर फिलामेंट भी बोलेंगे। फिलामेंट बोलते हैं ऊपर वाला ये जो भाग देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, परागकोश। ऊपर वाले भाग को पराग कोश, ठीक है भाई। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक पराग कोश में, प्रत्येक पराग कोश में 2 पालियाँ, पालियों को मैं लोब कह रहा हूँ, प्रत्येक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं, ठीक है, 2 पालियाँ होती हैं, ठीक है, जो एक संयोजी उत्तक से आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ, या इसी को मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ठीक है, प्रकोष्ठ, ठीक, या चैम्बर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार एक परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, पराग प्रकोष्ठ होते हैं, इन परागकोष्ठ के अंदर, उसके अंदर परागकण धानी, इसी को पॉलन सैक, परागकण धानी होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, परागकण धानी होता है। परागकण धानी में, परागकण धानी में परागकण मातृ कोशिका होती है। क्या होती है भाई, परागकण मातृ कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, ठीक, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के फलस्वरूप अनेक पराग कणों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो है, इसमें आप देख रहे हैं ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई परागधानी। क्या हो गई, या परागकण धानी, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं परागकण धानी होती है, इसमें पाई जाती है परागकण मातृकोशिका। परागकण मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है
बहुत सारे परागकणों का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि परागकोश में परागधान या परागकण का निर्माण होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखा कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है अनेक प्रकार के अनेक परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। जब परागकण, ध्यान समझ रहिए, जब परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर ये जो संयोजी उत्तक आपने लिखा है कि ये गल जाती है, ठीक है, नष्ट हो जाती है। जब नष्ट हो जाएगी तो फिर से आपका जो 4 चैम्बर था वो जो नष्ट हो गई, फिर से वो 2 पाले में बदल जाता है, ठीक है। और जब इसका जो स्फुटन होता है, स्फुटन मतलब इसका ये फटती है, स्फुटन जब होता है तो परागकण बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। मैं इसको लिखने वाला हूं। जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो संयोजी उत्तक नष्ट या गल जाता है, ठीक है, जिससे केवल 2 पाली बन जाता है, परागकोश के स्फुटन मतलब होता है फटना, ठीक है। स्फुटन के बाद परागकण परागकोश से, ठीक है, परागकोश से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से आप लोगों का ये उमंग जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। पौधों में जो लैंगिक ज्ञान पढ़ने वाले हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा और बात कर लेता हूँ। पौधों में जो लैंगिक जनन होता है इसको मैं, ठीक है, इसको मैं 3 अवस्थाओं में बांट दे रहा हूँ। कितने अवस्थाओं में बांट दे रहे हैं हम इसको 3 अवस्थाओं कह लीजिए, चाहे घटनाओं कह सकते हैं। 3 घटनाओं में बांट देना है, इवेंट में बांट दे रहे हैं, ठीक है। एक होगा, अच्छा, एक शब्द आपका लिख रहे हैं हम यहाँ पे, निषेचन। क्या लिख रहे हैं? निषेचन। निषेचन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। निषेचन से पहले वाली घटनाओं को हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या बोलते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं बोलते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं भाई? इसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं, ठीक। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। निषेचन के बाद जो होगा वो क्या होगा आपका? निषेचन पश्चात घटनाएं। क्या हो जाएगा? निषेचन पश्चात घटनाएं हो जाएगा। इसे हम लोग कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसको थोड़ा देखते हैं, निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत आता है, सबसे पहले आता है
युग्मक जनन आता है। क्या आता है भाई? युग्मक जनन आता है। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मकों का निर्माण, ठीक है। जैसे पुष्प में दो होते हैं युग्मक, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक को परागकण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण कहते हैं। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो हम कह सकते हैं परागकण के निर्माण को परागजनन और अंडाणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं, ठीक है। युग्मक का निर्माण हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका युग्मकों का स्थानांतरण। क्या बोलेंगे भाई? युग्मकों का स्थानांतरण। क्या पढ़ते हैं भाई? युग्मकों का स्थानांतरण। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि युग्मक जो होता है नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे जाता है, या फिर मादा युग्मक नर युग्मक के पास कैसे पहुंचता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। आप परागण की क्रिया पढ़ते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। ये आपका 2 स्टेज आता है निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत। समझ में आ गया? यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। जब बताइए नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा, मादा युग्मक का निर्माण हो जाएगा, और परागण के द्वारा जो है नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच जाएगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलेगा, और जब ये नर युग्मक मादा एक दूसरे से मिलेगा तो वो क्या क्रिया क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। ये आपका निषेचन हो जाता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इसके बाद आपका क्या बनेगा? ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगी घटना? निषेचन पश्चात घटनाएं। अच्छा ये बताइए, जब निषेचन हो जाएगा तो बताइए युग्मनज का निर्माण होगा कि नहीं? युग्मनज का निर्माण होगा कि नहीं? ठीक, युग्मनज से बताइए 2 चीज़ें बनेगा। इसमें आपका एक तो बनेगा भ्रूणपोष। क्या बनेगा? भ्रूणपोष बनेगा भाई, ठीक है। भ्रूणपोष बनेगा, इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बनेगा। अच्छा ये बताइए एंडोस्पर्म के बाद बनेगा क्या चीज़ आपका? भ्रूण बनेगा। भ्रूण को इम्ब्रियो कहते हैं। क्या बनेगा? इम्ब्रियो बनेगा। इम्ब्रियो ही डेवलप करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा भाई? बीज बनाएगा। क्या बनाएगा? बीज बनाएगा, ठीक। भ्रूण ही आगे विकसित करके क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। और इसी समय या निषेचन के बाद ही कितना लिए 3rd 4th भाई ना, 4th और ये 5th में आपका हो जाएगा क्या? उसके बाद यानी बीज के साथ साथ किसका निर्माण होगा? फल का निर्माण होगा कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के जो है लैंगिक जनन को घटनाओं को या लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। निषेचन क्रिया कह सकते हैं, निषेचन के पहले होने वाली क्रिया और निषेचन के बाद होने वाली क्रिया। समझ में आ गया? अब आप बात करते हैं निषेचन के पूर्व होने वाली घटना कौन कौन सी है? युग्मक जनन है, जिसमें आप परागकण का निर्माण पढ़ेंगे, अंडाणु का निर्माण पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है युग्मकों का स्थानांतरण, एक नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे जाता है। ये सारे जो है इवेंट हम लोग आगे चल के क्लासों में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में मैंने आपको नर युग्मक जनन यानी परागकण का निर्माण जो है मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो परागकण का निर्माण कैसे होता है, किसमें होता है, क्या घटना होती है, सारी बातें मैंने आप लोग को बता रखी हैं, ठीक है। ठीक, इसको मैं मिटाने वाला। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं परागकण, ठीक है। धानी कह लीजिए आप, इसको परागधानी भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? परागधानी भी कह सकते हैं। आप इसको लघु बीजाणु धानी भी कह सकते हैं। इतने इसके नाम हैं, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं कि संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं? संरचना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। परागकण धानी चाहे परागधानी चाहे लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसको एक शब्द में मैं लिख दे रहा हूं,
स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आपके बगल में मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है जो बताता है कि ये आपका क्या है भाई, यही आपकी संरचना है, इसकी लघु बीजाणु धानी की संरचना है या परागधानी की संरचना है या फिर परागधानी की संरचना है। इसमें आपके लेयरिंग है, ठीक है। ये आपका होता है एक्टोडर्म। क्या होता है? एक्टोडर्म होता है। इसके नीचे पाया जाता है आपका एंडोथीसियम होता है। ये आपका क्या हो गया? एक्टोडर्म हो गया, आपका क्या हो गया? एंडोथीसियम हो गया। इसके बाद आपका आता है मिडिल लेयर। क्या आता है? मिडिल लेयर आता है, ठीक। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका है टेपेटम। क्या होता है? टेपेटम। और ये आपका होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको शॉर्ट में MMC के नाम से जाना जाता है, मदर सेल का निर्माण करता है, ठीक है। और इसी के अंदर परागकणों का निर्माण होगा जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका कहलाता है क्या? बाह्य स्तर। क्या कहलाता है? बाह्य स्तर। ये कहलाता है आपका अंतः स्तर कहलाता है, ठीक है। ये आपका मध्य स्तर कहलाता है, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी पहले बीचवा में तो है, बीच वाला को मध्य स्तर क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो होता बेटा ऐसा ही है। एंडोथीसियम जो होता है बीच में होती है, मिडिल लेयर सबसे अंदर होती है, ठीक है। और ये आपका टेपेटम होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर। टेपेटम को टेपेटम के ही कहते हैं, ठीक है। टेपेटम को क्या कहते हैं? टेपेटम ही बोला जाता है, ठीक। आप इसमें देख रहे हैं इतनी लेयर होती है, इसके बारे में मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंडोथीसियम जो होता है ये तीनों की तीनों लेयर जो है, कौन? एक्टोडर्म, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ठीक है। ये स्फुटन में हेल्प करते हैं। जब स्फुटन होगा तो आप कह सकते हैं परागकोश फटेगा। अब परागकोश फटेगा तो यहाँ से जो बनने वाले परागकण होंगे इसी में परागकण बनते हैं, ठीक है। इसमें से परागकण क्या हो जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। और ये टेपेटम का काम होता है, जो परागकण उसमें बन रहे होंगे या विकसित कर रहे होंगे उनको पोषण प्रदान कौन करता है? टेपेटम करता है। समझ में आ गया? और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, आप जानते हैं, इसको हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं जब लघु बीजाणु धानी का, ठीक है, अनुप्रस्थ काट, जिसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ काट, ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमें लघु बीजाणुधानी लगभग गोल, लघु बीजाणुधानी की लिख सकते हैं, लघु बीजाणुधानी की लगभग गोल संरचना दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है भाई? गोल संरचना दिखाई पड़ती है, जिसमें चार दीवार या भित्ति
होती है। ठीक है, सबसे बाहरी भित्ति को, इंग्लिश वाला सब लिख दे रहे हैं, ठीक है, हिंदी आप वहां से समझ लीजिएगा। एक्टोडर्म, दूसरे नंबर पे बाहरी भित्ति को, ठीक है, एक्टोडर्म, ठीक है, फिर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, इसके बाद मिडिल लेयर होती है। ठीक है, मिडिल लेयर होती है। सबसे अंदर की भित्ति, सबसे अंदर की भित्ति टेपेटम कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है भाई? टेपेटम कहलाती है। टेपेटम के अंदर, टेपेटम के अंदर स्पोरोजिनस लघु बीजाणु उत्तक, लघु या ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, लघु बीजाणु उत्तक होता है। ठीक है, जिसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर, मदर सेल, MMC, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, MMC में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु, ठीक है, या परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, बाहरी तीनों लेयर, बाहरी तीनों भित्ति ऐसा लिखते हैं, पराग कोश के स्फुटन, स्फुटन बताया थे आप लोग का, वही टूटना या फटना, स्फुटन में मदद करता है। ठीक है, एक्चुअली एंडोथीसियम जो होती है फटती है। एंडोथीसियम क्या होती है? फटती है। जब ये फटती है तो ये अंदर से फट जाती है और ये बाहर वाले भी अपने आप फट जाती है, इसलिए तीनों लेयर जो फट जाती है, स्फुटन में मदद करता है। जबकि टेपेटम पराग कण के पोषण में
मदद करता है। इस प्रकार से आपका परागधानी या ये वाला स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है। अगर एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे कि एक स्ट्रक्चर और बनाया होगा इससे संबंधित, ठीक है, वो इसको तोड़ दिया है, इसको तोड़ दिया है, ठीक है, आप चाहें तो उसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान सुनिएगा। परागकोश के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि परागकोश के अंदर परागकण मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है, किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। परागकण के बनने की या परागकण के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? पराग, ठीक है, क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु जनन कहलाएगी, ठीक है। तो लिखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु को आप लोग परागकण कहते हैं, जनन माने होता है निर्माण करना, या इसी को कहते हैं परागकण। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। देखते हैं, परागकोश के अंदर परागधानी, या ऐसा लिखते हैं, परागकण मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकण के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। ये आगे हो गई। परागकोश के अंदर परागकण मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद या फलस्वरूप परागकण के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी भाई? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आपने इसके पहले वाले चित्र में देखा होगा, आपको मिला होगा स्पोरोजिनस सेल मिली होगी आप लोगों को। हमने कहा था ना, स्पोरोजिनस जो सेल होती है वो आपका, ठीक है, परागकोश में 4 मातृकोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। 4 मातृकोशिका का निर्माण करती है। प्रत्येक मातृकोशिका में क्या बनते हैं? आप ऐसा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रत्येक स्पोरोजिनस, जैसा कि चित्र में लिखा था, मिलेगी कहाँ पे आप समझ जाएंगे, स्पोरोजिनस सेल में, ठीक है, इसको सेल में बोल दे रहा हूँ, कोशिका में ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है। स्पोर कोशिका, ठीक है, से 4 मातृ या परागकण लिख दे रहे हैं, परागकण मातृ कोशिका, ठीक है, का निर्माण होता है, ठीक है। परागकण का, परागकोश मातृकोशिका का निर्माण होता है, जिसे परागकण मातृकोशिका का टेट्राड, याद रखिएगा, टेट्राड कहते हैं। टेट्रा माने 4 होता है भाई, ठीक है, टेट्राड कहते हैं। परागकण मातृकोशिका में, या मैं इसको एमएमसी लिख दे रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एमएमसी कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप
असंख्य या कह सकते हैं अनेक, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं हजारों, ठीक है। हजारों परागकण का निर्माण होता। समझ में आ गया।